हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षा क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सोशल स्टडीज से टॉप 30 राजन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो कि आपके फरवरी माह में 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल एक भी प्रश्न को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ, आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। बीटीसी 2016 में पूछा भी गया है। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं या जो हमें प्राकृतिक मिला हुआ है, जैसे में आप कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, ग्रेफाइट, बॉक्साइट काफ़ी लिख सकते हैं। तो आप क्या, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, वही हो गया प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है। बांध परियोजना का नाम भी लिखिए, यह भी आपका बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो बांध परियोजना का नाम है रिहंद बांध और ये सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध सोनपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2016 में पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन जो था मित्रों, ये वन बचाओ अभियान चलाया गया था। लोग क्या करते थे, डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काट देते थे, नए नए नगर बसा देते थे। तो ये उत्तराखंड से चालू हुआ था चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि इसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम भी चिपको आंदोलन दिया गया है कि ये पेड़ मैं नहीं काटने दूंगा, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वन बचाओ अभियान से जो है संबंधित है और ये वन को ही बचाया, महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा चिपको आंदोलन का। चलिए प्रश्न नंबर 4 है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। ये भी आपका बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या ही जैव विविधता कहलाती है। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। 2016 में पूछा गया है। तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। मतलब जो देश में खाद्य सामग्री उपलब्ध है उसकी तुलना में जनसंख्या अधिक होने से है। यही है माल्थस का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6 है कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो समांतर माध्य A = सिग्मा x अपान n होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम के कारण बताइए। बीटीसी 2016 और 18 में पूछा गया है। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, ये सब जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण है। ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार किया, जातिवाद की उपेक्षा की, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हुआ, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, ये सब कारण थे। प्रश्न नंबर 8 है कि रानी अवंतीबाई कौन थी। बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। अवंतीबाई को ही रामगढ़ से हटा दिया गया था क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। प्रश्न नंबर 9 है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो नंबर पहला था ईश्वर एक है।
उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा का अधिकार सभी को है, सब लोग कर सकते हैं। आत्मा अजर अमर है। ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। ये सब ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की। आपका इसका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि एनी बेसेंट जो है मूलतः आयरलैंड की निवासी थी। प्रश्न नंबर 11 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 को हुई थी और इसका श्रेय ए ओम हुम को दिया जाता है। ए ओम हुम को दिया जाता है। 1885 में श्रेय ए ओम हुम को दिया जाता है। ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1903 को, नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को, कानून तोड़ा। यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 13 है कि मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। ठीक है, मानसूनी जो जलवायु होता है इसमें तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। प्रश्न नंबर 14, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। तो वह वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है और इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। कहाँ पे? सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है और अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। बीटीसी 2017 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं इनके घटते हैं। सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर। इसके बाद है गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। इसके बाद है यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। इसके बाद है करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर। राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर और बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। तो ये इस तरह से आप जो है घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे लंबी जो नदी है वो सिंधु है उत्तर प्रदेश में, फिर गंगा, यमुना, करनाली या घाघरा जिसे बोलते हैं, सरयू नदी भी कहीं कहीं इसको बोलते हैं, चंबल, गोमती नदी, रामगंगा नदी, राप्ती नदी, बेतवा नदी इसके बाद आएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है कि भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? भूस्खलन का यही है कि जो पहाड़ पत्थर खिसकना या पहाड़ खिसकना या पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि ही भूस्खलन के अंतर्गत आता है। मतलब मिट्टी का कटाव, एक तरह से मिट्टी का कटाव ही भूस्खलन कहलाता है। और भूस्खलन के कारण ही ये जो है मिट्टी जो है ज़मीन बनी हुई है, नदी और नालों से जो है भूस्खलन होते होते जो है इतना
ज़मीन और खेतों का जो है निर्माण हुआ है। इसमें यही लिखा गया है कि धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन के कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा एवं बाढ़ या भूकंप आने से भूस्खलन हो सकता है। भारी वर्षा और बाढ़ से तो बिल्कुल होता ही है, भूकंप आने से भी भूस्खलन होता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पति को हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान को काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन होता है। तो यही है भूस्खलन का मतलब, मेन तात्पर्य यही है कि पत्थरों का खिसकना, मिट्टी का खिसकना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, यही सब भूस्खलन के अंतर्गत आता है। शॉर्ट भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो पहला है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पहला है कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन का आयात जो है किया जाता है। बाकी सारा चीज उत्तर प्रदेश में होता है। प्रश्न नंबर 20 है कि पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ हर्षकोविट्स ने जो है कि अनुसार है कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयव के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयव के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ है, बाहरी नाम है ये सब। प्रश्न नंबर 22 है कि यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह पत्रिका जो है अंग्रेजी में निकलती थी। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है? तो फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता जो प्राप्त भाषाएं हैं वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी 2 ही हैं, हिंदी नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी है? कौन कौन सी है? तो पहले है अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गौंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंडा, ये सब जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर की उत्तर प्रदेश में लोकसभा का व राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है, तो ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर झांसी के करीब और एमपी का बॉर्डर है, एमपी और यूपी के बीच में ही ललितपुर पड़ता है और यूरेनियम पाया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो पहले नेता थे दादा भाई नौरोजी, दूसरा महादेव गोविंद रानड़े,
तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये थे सो जो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरी कांड गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था जबकि वो अहिंसात्मक थे। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर आऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।